आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। कोरोना काल में अपने आसपास आपने कई ऐसी चिंताजनक कहानियां सुनी होंगी कि अगर किसी को कोरोना के साथ निमोनिया है तो उनकी जान बच पाना बहुत मुश्किल हो जाती है। कोरोना में होने वाला निमोनिया जानलेवा है, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम निमोनिया पर विस्तार से बात करें और एक्सपर्ट से सलाह लें। आज के हेलो डॉक्टर में इसी पर बात करेंगे। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप हर मंगलवार की तरह सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर, मेरे यानी प्रतीक वाघमारे के साथ। कोरोना ने बहुत ही चिंताजनक स्थिति खड़ी कर दी है। खासकर अगर निमोनिया की बात करें तो हर दिन 11 लोग निमोनिया का शिकार हो जाते हैं, जिसमें एयर पोल्यूशन भी एक बड़ी वजह है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के अनुसार 2018 में एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से लगभग 4 करोड़ 10 लाख लोग डायग्नोस हुए थे। निमोनिया बच्चों से भी अछूता नहीं है। यूएन के अनुसार साल 2018 में दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत ऐसा देश था जहां निमोनिया के कारण 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत हुई थी। तो ये आंकड़े बता ही रहे हैं कि निमोनिया कितनी गंभीर समस्या है और इसीलिए इस पर गंभीरता से बात करना ज़रूरी है। इसके लक्षणों को समझना ज़रूरी है ताकि सही समय पर ट्रीटमेंट मिल सके। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर पार्थ बोस, जो फाउंडर है सांस फाउंडेशन के और चेस्ट स्पेशलिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पार्थ आपका। शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रतीक जी। डॉक्टर, सबसे पहले तो हम आपके सांस फाउंडेशन के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, फिर बातचीत शुरू करते हैं। देखिए प्रतीक जी, सांस फाउंडेशन एक संस्था हमने आज से 15 साल पहले शुरू की थी। जब हमने देखी चीज, जो लोग एक्यूट केयर के लिए अस्पताल और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जाके फंस जाते हैं, बट इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि रेस्पिरेटरी और सांस संबंधित बीमारियों में कोई अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है। लोग पता भी नहीं चलता, लोग जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, उसके बाद बीमारी बिगड़ जाती है और धीरे धीरे वो सीधा एकदम आईसीयू में पहुंच जाते हैं। क्योंकि इस सांस संबंधित बीमारियों में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी एडवोकेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सही समय में उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे लोग तंबाकू नहीं छोड़ते हैं, रहन सहन में लोग बहुत सुधार नहीं लाते हैं, तो इसलिए कई बार ये सांस संबंधित बीमारी बिगड़ जाती है, स्पेशली एस्मा और ये तंबाकू संबंधित जितनी भी ये बीमारियां हैं, ये सारे प्रिवेंटेबल है और कंट्रोलेबल है। ये बीमारी को आप कंट्रोल किया जा सकते हैं, और लोग कंट्रोल को नहीं समझते हमारी सांस संबंधित बीमारियों में। इसलिए हमने संस्था बनाया ताकि लोग तक हम पहुंच पाए, लोगों को अवेयर करें। और हम ये सांस फाउंडेशन में सिर्फ इलाज ही नहीं करते, अवेयर करते हैं, प्रिवेंटिव के ऊपर काम करते हैं, और रिहैबिलिटेशन एक बहुत बड़ा ये क्षेत्र है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। तो हमारी सांस फाउंडेशन 360 डिग्री अप्रोच काम करता है, इलाज करता है, प्रिवेंटिव बातें करता है, रिहैबिलिटेशन, होम केयर भी करता है। और इस तरीके से हम लोगों को काफी जागरूक भी करते हैं और सेवा भी पहुंचाते हैं, और एक हब एंड स्पोक की तरह काम करता है। हमारे पास सारे मेजर हॉस्पिटल्स हैं, जब जरूरत पड़ती है तो वहां भी हम ले जाते हैं। बट करीब करीब हमारा सांस फाउंडेशन एक सेल्फ सफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है, सारा कुछ कर सकता है। ओके, नहीं, इलाज तो सच में ज़रूरी है, लेकिन अवेयरनेस तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका फाउंडेशन एक ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो डॉक्टर साहब, निमोनिया को तो हम समझेंगे ही, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि अगर कई लोग हैं जो इंटरनेट के ज़रिए निमोनिया को समझने की कोशिश करते हैं, अवेयरनेस के लिए सर्च करते हैं, तो वो एक शब्द से परिचित वहाँ होते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो क्या ये इसी को निमोनिया कहते हैं या ये निमोनिया से अलग है? थोड़ा पहले इस टर्म को समझाइए। मैं आपको बहुत संक्षेप में समझाऊंगा। निमोनिया का मतलब, जो शुरू से ये जो निमोनिया को लोग कहते हैं कि जैसे पैच इन द लंग्स कह सकते हैं। जैसे नॉर्मली हमारे 2 लंग्स होते हैं, 2 फुसफुसी होते हैं, वो काला दिखता है कि उसमें एयर भरा हुआ होता है। कई बार उसके अंदर कुछ किसी प्रकार के धब्बे आ जाते हैं। धब्बे इन्फेक्शन के कारण भी हो सकते हैं और विदाउट इन्फेक्शन के कारण भी हो सकते हैं। तो एनी पैच इन द लंग
जिसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं, बेहतर वर्ड इसका कंसोलिडेशन है। जैसे मान लीजिए दूध का जैसे दही जम जाता है, उसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। तो हमारे लंग्स के अंदर जो कोशिका होती है, जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं, जिसके अंदर हमारा ऑक्सीजन पहुंचता है, कई बार वो इन्फेक्शन के कारण कह लीजिए, या इन्फ्लेमेशन के कारण, मतलब सूजन के कारण कह लीजिए, या इन्फेक्शन के कारण, इन्फेक्शन चाहे वो बैक्टीरियल हो या वायरल हो, कई बार रासायनिक तरीके से केमिकल कारण हो, तो हमारी ये जो कोशिकाएं हैं, जो एल्वियोलाई है, वो भर जाते हैं। और भरने से क्या होता है कि लंग्स के अंदर वो धब्बे बन जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के वो कंसोलिडेशन होता है, जिसका नाम है, जिसको हम निमोनिया कहते हैं। अगर एक लोब को पकड़ता है, उसको लोबार निमोनिया कहते हैं, लोबार कंसोलिडेशन। अगर एक छोटा सा पोर्शन ऑफ सेगमेंट ऑफ लंग को पकड़ता है, उसको हम सेगमेंटल निमोनिया या नोडुलर निमोनिया कहते हैं। अगर बहुत सारे लंग्स को अफोर्ड कर ले तो उसको हम मल्टीलोबर निमोनिया कहते हैं। ये तो होगी लोब। कई बार क्या होता है कि निमोनिया हमारे कोशिका से हटके उसकी जो बाहर जो कैपिलरीज है, जहां ऑक्सीजन को जहां पहुंचाना पड़ता है, खून की जो धारें जहां चल रही है, कैपिलरीज, पल्मोनरी सर्कुलेशन, वो उस इंटरफेस में पहुंचे, इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल निमोनिया। मतलब ये हमारे लंग्स की कोशिका वो एल्वियोलाई के बाहर चला जाता है, जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल निमोनिया। इस तरह के निमोनिया कोविड सिचुएशन में ज्यादा पाए जाते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन की आपत्ति आ जाती है। तो इंटरस्टिशियल निमोनिया भी एक किस्म का निमोनिया है, जो वायरस के साथ बहुत अक्सर देखा जाता है। तो अलग अलग एनाटॉमिकल पैटर्न है निमोनिया, बट ठोस तौर पे अगर हम निमोनिया कहें तो एक किस्म की पैच इन द लंग, जो सफेद दिखता है लंग्स के अंदर, क्योंकि लंग्स नॉर्मली हमारा काला दिखता है। कहीं भी अगर पैच दिखे, वो सफेद दिखेगा, उस सफेद को ही हम कंसोलिडेशन और निमोनिया कहते हैं। पर निमोनिया एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके नीचे बहुत सारी चीजें आती है, जैसे मैंने आपको बताया, नोडुलर निमोनिया, लोबार निमोनिया, मल्टीलोबर निमोनिया, इंटरस्टिशियल निमोनिया। तो अलग अलग एनाटॉमिकल पैटर्न होता है निमोनिया का, बट उसको समझना बहुत जरूरी है। इंटरनेट से बैठ के वो समझा नहीं जा सकता है। एक सुपर स्पेशलिस्ट या पल्मोलॉजिस्ट ही उसको समझ सकता है, बट उसके काफी मतलब आजकल इमेजिंग टेक्निक्स आ गए, जिसके जरिए हम उसको मैप कर सकते हैं। ओके, नहीं आपने ये निमोनिया को काफ़ी डिटेल में समझाया, उसके प्रकार भी बताएं, लेकिन जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, क्या ये सेम ही है या फिर ये अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर कई सारे इन्फेक्शंस आते हैं? देखिए, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो आम तौर पे कोविड से पहले जो हम लूज तरीके से यूज करते हैं, उसको हम कहते थे लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या ECR। वो एक लूज टर्म है, जिसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत आपका इन्फेक्शन आ गया, ठीक हो गए। बट एक्यूट जब वर्ड हम यूज करते हैं, स्पेशली इस पैंडेमिक के, इसके मतलब है लंग्स के अंदर गंभीर पैचेस आ रहे हैं, जो आपकी ऑक्सीजनेशन को अफेक्ट कर सकता है या कर रहा है। ओके, तो इसकी एक आपातकालीन स्थिति हो जाती है जब हम एक्यूट की बात करते हैं। एक्यूट मतलब आपातकालीन। पर नॉर्मली जब हम उसको नॉर्मल लोअर रेस्पिरेटरी का इन्फेक्शन है, अपर रेस्पिरेटरी, वो उतनी गंभीर नहीं होती, वो किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के साथ हो सकता है, वो उतनी आपातकालीन नहीं है। बट जब हम वर्ड एक्यूट यूज करते हैं, वो गंभीर माना जाता है। यूजुअली वो सीवियर होता है और उसमें ऑक्सीजनेशन का उथल पुथल होना शुरू हो जाता है। ओके, तो निमोनिया के होने के पीछे क्या कारण है और इसके शुरुआती लक्षण क्या है, जिससे हम समझ सके? देखिए, निमोनिया जैसे मैंने आपको बताया है कि लंग्स के अलग अलग सेगमेंट या लोब्स को अफेक्ट होने को निमोनिया कहते हैं, कंसोलिडेशन कहते हैं। उसके लक्षण यूजुअली होते हैं, बुखार होना बहुत जरूरी है इसमें। बुखार इज वन ऑफ, बिकॉज बुखार का मतलब है इन्फेक्शन। बुखार है, बलगम आना, बलगम के कलर चेंज हो जाना, और उसके साथ साथ साए से आवाजें आना, जिसको हम ब्रोंकोनिमोनिया कहते हैं, और सांस फूलना। अगर सांस फूलना, बलगम ज्यादा आना और बुखार के साथ ये सारे हो, तो वो गंभीर निमोनिया की तरफ जाता है। क्योंकि आम साधारण निमोनिया सांस नहीं फुला सकता, बट अगर गंभीर निमोनिया है तो हमारी सांस भी फुला सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो नॉर्मली जो क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं, फीवर विद चिल्स, कपकपनी आएगी फीवर के साथ, बलगम के खांसी के साथ बलगम आएंगे, और छाती में दर्द और टाइटनेस भी हो सकता है, और सांस भी फूल सकता है। बट द कॉमनेस्ट सिम्टम्स है हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स और बलगम आना सांस के साथ, मतलब खांसी के साथ बलगम आना। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, ये लगभग जो कोरोना के लक्षण है उससे तो मेल खाते हैं। बिल्कुल। देखिए, कोरोना के जो निमोनिया थोड़ा हटके हैं।
ये यूजुअली इन्फेक्टिव निमोनिया नहीं है, हो भी सकता है बट अक्सर ये इन्फेक्टिव निमोनिया नहीं है। यही मैं आपको बताना चाहूंगा। ये इन्फ्लेमेटरी निमोनिया है, ये केमिकल निमोनिया है। जैसे नॉर्मली जो हम निमोनिया देखते रहे हैं इतने सालों में, चाहे ट्यूबरकुलोसिस के कारण हो, चाहे बैक्टीरिया के कारण हो, वो अलग होता है। ये कोरोना निमोनिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वायरस जो हमारे शरीर में घुसता है कि वो केमिकल वार करता है, वो कुछ केमिकल रिलीज करता है जिसके कारण हमारे, जैसे हमारी मोच हो जाती है, जैसे हम गिर जाते हैं तो सूजन आ जाते हैं हमारे जॉइंट्स में, उस तरीके इन्फ्लेमेशन, एक किसी की धुएं का असर होना शुरू हो जाता है। ये इन्फ्लेमेटरी निमोनिया है। ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी हम कहते हैं। इसमें डिस्ट्रेस होना शुरू हो जाता है क्योंकि ये धुआं इतना जल्दी अफेक्ट करने लग जाता है लंग को, तो लंग्स धीरे धीरे एक जैसे टूटा हुआ ग्लास जैसा दिखता है, जिसको हम कहते हैं ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, इंटरस्टिशियल निमोनाइटिस। तो ये बहुत ज्यादा केमिकल निमोनिया की तरफ जाता है। इन्फ्लेमेटरी निमोनिया कहते हैं इसको, हम इन्फेक्टिव निमोनिया नहीं कहते। ओके, तो अभी आप जो पेशेंट्स देख रहे हैं कोरोना के टाइम में निमोनिया के, उनमें आप किस तरीके के सिम्टम्स और क्या अलग देखने को मिल रहा है आपको? देखिए, कोरोना में नॉर्मली क्या होता है कि ये कोरोना के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत फास्ट है। जो सेंसिटिव लोग हैं, जो वनरेबल लोग हैं, जिनके पैरामीटर्स ठीक नहीं है, ये सिम्टम्स बहुत जल्दी लंग्स को असर कर जाता है। इसलिए इसको हम कहते हैं कोविड स्टॉर्म, मतलब एक धुएं का असर। तो ये इन्फ्लेमेटरी निमोनिया के सिम्टम्स होते हैं कि खांसी शुरू होती है, बुखार होता है, फिर सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो यूजुअली इन ससेप्टेबल पेशेंट्स में ये मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। अगर बुखार और खांसी और थोड़ी चेस्ट टाइटनेस हो तो इमीडिएटली ऑक्सीनेशन की चेक करनी चाहिए। कई बार लोग समझ नहीं पाते सांस फूल रहा है, वो घबरा जाते हैं क्योंकि कई लोग बहुत सेडेंटरी होते हैं। बट सांस फूलना, टाइटनेस होना, खांसी, बलगम और फीवर के साथ ये लक्षण बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं। और यूजुअली अभी इतनी अवेयरनेस आ गई, लोग समझ ही जाते हैं, आजकल ऑक्सीमेट्री पहले ही लगा लेते हैं। बट नॉर्मली कोविड निमोनिया बहुत रैपिडली स्प्रेड करता है, जिसको हम कोविड स्टॉर्म कहते हैं, कोविड ARDS भी कहते हैं इसको। और इसके लक्षण खांसी, बलगम और सांस फूलना होता है। लेकिन सर, किस केसेस में जो निमोनिया के पेशेंट्स, अगर उन्हें कोरोना हो जाए तो फिर वो जानलेवा हो जाता है? कई पेशेंट्स की डेथ ही हो जाती है, कई जिन्हें कोविड और निमोनिया एक साथ है। देखिए, क्या होता है कि यही सबसे बड़ी चैलेंज है हमारे पूरे भूगोल के लिए, क्योंकि ये वायरस इनकम्प्लीट है। हमारे शरीर उसको चाहिए होता है एज ए होस्ट। अगर होस्ट अगर वीक है तो ये पैरासाइट वार कर लेता है बहुत खतरनाक तरीके से। तो इसको हम कहते हैं होस्ट वर्सेस पैरासाइट। अगर पैरासाइट तो वैसी उतना वीक या स्ट्रांग मॉडरेट है, बट अगर होस्ट वीक हो जाए किसी भी कारण, या उसकी इम्यून सिस्टम कम होने के कारण, या अनकंट्रोल शुगर होने के कारण, या मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी हो जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी कम है, या लंबे चलने वाली कोई कैंसर का इलाज, तो ये पैरासाइट बहुत जल्दी। तो यूजुअली जो मॉर्बिड लोग हैं, जो कोमॉर्बिडिटी जिसको हम भाषा में कहते हैं, जिनको बाकी चीजों के लिए दवाई खा रहे हैं, स्पेशली डायबिटिक, हमारे देश में हर छठा आदमी डायबिटिक है, अगर ये लक्षण शुरू होते हैं कोविड के, तो उनको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि बहुत क्विकली ये लंग्स पे घुस के कोविड निमोनिया का असर शुरू कर देता है। तो एक्चुअली ये क्लिनिकल विजडम है। वल्नरेबल लोगों को बहुत सतर्क रहना पड़ता है, मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। बट जो हेल्दी हैं, जो उम्र कम है, जिनके पैरामीटर्स, उनको इतनी सारी प्रॉब्लम नहीं होता है। बट नॉर्मली क्या होता है कि ये जो वायरस, इसके 2 फेजेस होते हैं। नॉर्मली ये नजले जुकाम से शुरू होता है। अगर हम शुरू के दिन ही नजले जुकाम और ये वायरस को अगर हम अटैक करना शुरू कर दे बाय गार्गलिंग, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, अगर ये वायरस मल्टीप्लिकेशन को कम कर दे बाय बार बार क्लिनजिंग ऑफ द थ्रोट, बीटाडिन गार्गल, आयोडीन गार्गल से, स्टीमिंग, और इससे, तो ये वायरल लोड कम हो जाता है। अगर वायरल लोड अगर कम कर देंगे तो यूजुअली ये निमोनिया की तरफ नहीं जाता है। तो इसलिए अर्ली ट्रीटमेंट, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। लोगों को रिपोर्ट के लिए वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली रिपोर्ट 4 दिन तक आता है। इतना ज्यादा लोड है, 4 दिन बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए जब भी लक्षण होते हैं, जैसे शरीर में दर्द, बुखार, खराश और बाकियों को हो चुका है, एंड इन्फेक्टिविटी पैटर्न और एपिडेमिक पैटर्न दिख रहा है, तो तुरंत ये दवाई शुरू कर देनी चाहिए। और दवाई तो है नहीं कोई वायरस का, यूजुअली इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई हम देते हैं। इसमें स्टेरॉइड का बहुत बड़ा रोल है। हम शुरू में शुरू कर देते हैं जिनके कोमॉर्बिडिटी हाई है, ताकि ये लंग्स की तरफ ना जाए। तो ये इन्फ्लेमेटरी निमोनिया है, इसलिए एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स की प्रयोग करना बहुत जरूरी है पहले दिन से ही, जहां आपको शक होता है कि ये बिगड़ जाएगा। ओके।
सो डॉक्टर, जो बच्चों में भी ये हाई रिस्क पर होते हैं निमोनिया को लेकर, जो छोटे बच्चे हैं? देखिए, दो चीजें हैं इसमें कहना चाहता हूँ। जो छोटे बच्चे या एक्सट्रीम्स एज जिसमें निमोनिया बहुत कॉमन पाए जाते हैं, बट कोविड निमोनिया बच्चों में नहीं होता उतना, बिकॉज उनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। अनलेस एंड अनटिल बच्चे में अंदर कोई सीरियस कंजेनिटल डिजीज हो या कंजेनिटल डायबिटीज हो, वैसे हम्म। बच्चों में ये सेल्फ लिमिटिंग नीचे तक नहीं जाता है, ये ऊपर ही रहता है, नॉर्मल सेल्फ लिमिटिंग होता है। तो बच्चों में हमें कोविड का, निमोनिया का उतना ज्यादा डर नहीं है और हमें परेशान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग है और होता नहीं है। अनलेस एंड अनटिल बच्चे की कोई पुरानी लंबी चौड़ी कोई इम्यूनोलॉजिकल डिजीज हो या स्टेरॉइड पे हो या कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें आपकी इम्यूनिटी कम हो। तो एज फार एज अगर आप कोविड रिलेटेड बात पूछेंगे, क्योंकि एपिडेमिक कोविड का चल रहा है, तो बच्चों के लिए हम लोग इतनी ज्यादा चिंतित नहीं है एज फार एज कोविड निमोनिया इज कंसर्न्ड। अच्छा, लेकिन फिर भी अगर बच्चों में निमोनिया के कोई सिम्टम्स हैं तो वो देखिए, कौन से बच्चों में निमोनिया के सिम्टम्स वही होते हैं। बच्चों में यूजुअली क्या होता है कि बहुत जल्दी क्योंकि बच्चे बलगम निकाल नहीं पाते, वो बलगम पी जाते हैं, इसलिए उनके पेट की तरफ होता है कि अक्सर बच्चों में फीवर, लूज मोशन, कई बार ये बलगम लूज मोशन की तरफ आ जाता है। लूज मोशन सिम्टम्स होते हैं, हल्की कफ, और इनकी पसलियां चल जाती है। तो पसलियां चलना एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। सांस फूलना और पसलियां चलना एक निमोनिया के अर्ली लक्षण है। इसलिए पेरेंट्स को, स्पेशली मदर को, अगर बच्चा वनरेबल है, उसकी पसलियां चलने लग जाए, तो इमीडिएटली तुरंत स्पेशलिस्ट के पास आना चाहिए, वो निमोनिया के लक्षण हो सकते हैं। जी, तो फिर क्या इलाज है निमोनिया का कुल मिलाकर? देखिए, निमोनिया का जैसे मैंने बोला, निमोनिया अम्ब्रेला टर्म है, आपको देखना पड़ेगा उसके पीछे क्या कारण है। अगर बैक्टीरियल निमोनिया तो बैक्टीरियल इलाज होगा, अगर वायरल निमोनिया उसका तो वायरल स्पेसिफिक इलाज होगा, अगर वो केमिकल निमोनिया तो उसका अलग। की निमोनिया मतलब एक इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स, सिचुएशन के ऊपर, क्लिनिकल सिचुएशन के ऊपर उसका इलाज होता है। नॉर्मली बैक्टीरियल निमोनिया जो कॉमन बैक्टीरियल हैं, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एच इन्फ्लुएंजा, मोरैक्सेला, उसके, क्योंकि निमोनिया के जो बैक्टीरिया चेंज नहीं हुए पिछले 50 सालों में, सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज हो गए, क्योंकि ये एंटीबायोटिक ने इस कीटाणु को स्ट्रांग बना दिया यूज करते करते, रेजिस्टेंट हो गए, बट कीटाणु अभी भी वो पुराने कीटाणु हैं। हमें कीटाणु तक वेट नहीं करना चाहिए। ये जो कॉमन कीटाणु, जो साइंस को पता चला एपिडेमियोलॉजिकली, जो ये कॉमन बैक्टीरियल कारण है, उसके अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक्स है उसको शुरू कर देना चाहिए विदाउट वेटिंग द स्पूटम कल्चर, मतलब बलगम का कल्चर, जो कि मुश्किल होता है कभी ग्रो करना। ब्लड काउंट के हिसाब से अगर नॉर्मली अगर ब्लड काउंट ज्यादा है, नॉर्मली जो एक्यूट निमोनिया होता है उसमें एक कंपोनेंट होती है हमारे सफेद खून के अंदर, जिसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फ्स, न्यूट्रोफिल्स, वो ज्यादा होता है। अगर न्यूट्रोफिल ज्यादा है, पसलियां चल रहा है, बुखार शुरू हो गया है, लंग्स के अंदर धब्बे हैं, तो प्रिजम्पटिव एंटीबायोटिक कीपिंग, ये जो मैंने आपको ऑर्गेनिजम्स बताए हैं, कॉमन ऑर्गेनिज्म, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, मोरैक्सेला, कैटरलीज, एच इन्फ्लुएंजा, आजकल कुछ एटिपिकल निमोनियाज भी आ रही है, क्लैमाइडिया निमोनिया कहते हैं। इसको दिमाग में रखते हुए, 4 ऑर्गेनिज्म को रखते हुए, डॉक्टर को, पेडियाट्रिशियन हो या पल्मोलॉजिस्ट को एंटीबायोटिक शुरू कर देना चाहिए। ओके, तो कब तक सर ये निमोनिया रहता है, पूरा इलाज का कोर्स? अगर आपका अप्रोच ठीक है, अगर आप समझ जाते हैं क्या करना है, नॉर्मली अगर अच्छी तरह निमोनिया को ट्रीट करेंगे तो नॉर्मली 2 हफ्ते के अंदर निमोनिया क्लियर हो जाता है। बट एक चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश में एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कारण ऑफ निमोनिया है, जिसको क्रॉनिक निमोनिया कहते हैं। वो ट्यूबरकुलोसिस भी हमारे देश में है, जिसको हम ट्यूबरकुलर निमोनिया। हमारा देश ट्यूबरकुलोसिस का बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहाँ लोगों को बहुत ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो बच्चों में भी ट्यूबरकुलोसिस पाए जाते हैं, बट ट्यूबरकुलोसिस निमोनिया एक्यूट नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे लंग्स के अंदर फैलता है। इसलिए कुछ रेडियोलॉजिकल पैटर्न से हमें पता चल जाता है कि ये किस तरह का निमोनिया है। बट नॉर्मली जो सबसे ठोस तरीका है उसको कंफर्म करने का है ब्लड काउंट और बलगम का जांच। बच्चों में बलगम निकलता नहीं है, कई बार हमें वैसे ही प्रेजेंटिव देना पड़ता है। डिफिकल्ट सिचुएशन में कई सारे स्पेशलाइज्ड टेस्ट हमें करना पड़ता है, जैसे सीटी स्कैन हो गया, लंग्स के जाके हमने दूरबीन से बलगम निकालते हैं, जिसको हम ब्रोंकोस्कोपी, ये सारे अलग अलग टेस्टिंग है। बट आमतौर पे शुरू में हमें एक्सरे के बेसिस पे ही और ब्लड काउंट के बेसिस पे हम दवाई शुरू कर देते हैं। ओके सर, आखिरी 2 सवाल लूंगा। और अभी जो कोविड में इतनी मौतें हो रही हैं निमोनिया पेशेंट्स की खासकर, तो उन्हें कैसे रोका जाए? देखिए, उसमें 3 बातें हैं। एक तो मैंने आपको कहा कि कोविड पहले अपर रेस्पिरेटरी होता है, फिर लोअर रेस्पिरेटरी। ऐसा नहीं कि घुसते आपके लंग्स पे चला जाता है, इसलिए डिले नहीं करना चाहिए। जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है
जो जिसको मैं कहता हूँ, क्योंकि वायरस का तो कोई इलाज नहीं है, वायरस का असर को रोकने के लिए पहले दिन से आपको जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, आइवरमेक्टिन, क्लोरोक्विन एंड स्टेरॉइड का उपयोग करना चाहिए, स्पेशली हाई रिस्क में। क्योंकि अगर अर्ली ट्रीटमेंट आप करेंगे, अर्ली मॉनिटरिंग करेंगे, अर्ली स्पेशलाइज्ड अप्रोच रखेंगे, तो ये बीमारी बिल्कुल रिवर्सेबल है। जो जितनी भी हादसा आप देख रहे हैं, जितनी भी आप मुश्किल सिचुएशन देख रहे हैं, लोग डिले करते हैं। लोग शुरू के 5-7 दिन सोचते हैं मुझे कुछ नहीं हुआ, फिर क्या करते हैं, फिर टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट इतनी भीड़ भड़का शुरू हो गई 5 दिन बाद, बाय द टाइम उनका इलाज शुरू होता है 7 से 10 दिन हो चुके होते हैं। तब तक ऑलरेडी हमारा जो वायरस नीचे जाके वार करना शुरू कर देता है। अगर अर्ली ट्रीटमेंट करेंगे, रिपोर्ट्स के लिए वेट नहीं करेंगे, थोड़ी एक्स्ट्रा दवाई भी खा लेंगे, एटलीस्ट बचे रहेंगे। और मैं एक चीज मैं कहना चाहूंगा दर्शकों से, जिनकी कोमॉर्बिडिटी है, जिनकी उम्र 45 से ज्यादा है, जो शुगर की दवाई खाते हैं, जिनकी एक्सरसाइज कम है, जिनका वजन ज्यादा है, जो एकदम सेडेंटरी है, जिनकी धूप नहीं लगती है, जो अपने आप से एकदम कट ऑफ रखते हैं, जो एक्सपोज नहीं करते अपने आप को, और किसी भी कारण के लिए लॉन्ग टर्म इम्यून सप्रेसेंट दवाई लेते हैं, या इनको ऐसी कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, हार्ट डिजीज है, या पुअर हार्ट फंक्शन है, या किडनी, इनको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। पहले दिन से इलाज शुरू कर देना चाहिए फ्रॉम ए गुड स्पेशलिस्ट। ओके सर, लास्ट में बताइए कि प्रिवेंशन के लिए फिर क्या करें, जो सिम्पटम्स वाले लोग हैं और स्वस्थ लोग हैं। देखिए कोविड ऐसा नहीं है। आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे, जो बहुत गरीब, जो मेहनत करते हैं, जो बहुत ही जो श्रमिक हैं, जो पसीना बहाते हैं, जो वजन उठाते हैं, जो रिक्शा खींचते हैं, उनको बिल्कुल कोविड नहीं हो रहा, उनको सोशल डिस्टेंसिंग में। तो वर्जिश का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपकी एक्सरसाइज अच्छी है तो कोविड हो नहीं सकता, बिकॉज एक्सरसाइज के जरिए आपकी इम्यून सिस्टम इंप्रूव करता है, तो कोविड नहीं वार। बिकॉज अल्टीमेटली आपको समझना पड़ेगा, कोविड एक वायरस है, कमजोर है, वो इनकम्प्लीट है, हमारे शरीर में आके कंप्लीटनेस पैदा करता है। इसलिए आपकी इम्यून सिस्टम का एक ही तरीका है, वर्जिश अच्छी होनी चाहिए, धूप अच्छी लगनी चाहिए, और हर एक इंसान को 1 घंटा वर्जिश करना चाहिए, चाहे वो घर के अंदर हो चाहे बाहर हो, और धूप, नेचर के साथ कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, सुबह का भोजन, ब्रेकफास्ट ठीक होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, और ब्रेकफास्ट से ही हमारी इम्यून सिस्टम इंप्रूव होता है। प्रॉपर ब्रेकफास्ट जिसमें हमारी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, सारा संतुलन भोजन बहुत जरूरी है। नंबर 3, हमारी अगर कोई कोमॉर्बिडिटी है उसका स्टेबल रखना बहुत जरूरी है। अगर शुगर हाई है उसको स्टेबल रखिए, बीपी हाई है उसको स्टेबल रखिए, इस तरह का। चौथा, आपको इस समय सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए, नियमित गार्गल और हैंड वॉशिंग करना चाहिए, बिकॉज वायरस एयर पे हैं, हाथ पे हैं। तो अगर आप गार्गल और बीटाडीन गार्गल रेगुलरली करेंगे, आयोडीन गार्गल करेंगे, आयोडीन से सारे वायरस खत्म हो जाते हैं, और हैंड वॉशिंग करेंगे तो आप बचे रहेंगे। और आखिर में, अगर हमारे देश में क्योंकि लोग एक कन्फाइंड स्पेस पे हैं, धूप नहीं लग रही है, विटामिन डी बहुत लो होता है, तो रेगुलरली कैल्शियम एंड विटामिन डी का सहयोग वो कंजम्पशन करना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें अगर आप करेंगे, वर्जिश करेंगे, संतुलन भोजन करेंगे, मेंटल स्टेट को और मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत जरूरी, हमारा एक बहुत बड़ा फोरम है सांस वेलनेस के ऊपर हम काम करते हैं। संतुलन, अपने आप को रिलैक्स रखना, अपना एक हॉबी डेवलप करना, और अच्छी नींद, एक गुड स्लीप, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोग जो तंबाकू और शराब ज्यादा पीते, उनके अंदर लक्षण ज्यादा है, तो अच्छी जीवन जिए, वाइसेस को दूर रखिए, और एक संतुलन जीवन, एक होलिस्टिक जीवन अगर है, मेरे ख्याल से कोविड होना बहुत मुश्किल है। चलिए, अगर होगा भी तो हल्का होगा। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर पार्थ बोस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज तक रेडियो को टाइम देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा लगा आपने इस मुश्किल के घड़ियों में ऐसे जागरूकता बढ़ा रहे लोगों में, अवेयरनेस। तो अगर किसी तरीके से हम आपको हेल्प कर सकते हैं, जरूर डोंट हेजिटेट टू कॉल अस, और अपना ख्याल रखिए, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और लोगों को भी थोड़ा ये इस चीज का प्रचार कीजिए, ताकि लोग अर्ली ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो उम्मीद है इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद निमोनिया से जुड़ी कई जानकारियां आपको मिली होंगी। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें लिखकर बताइए। हमारा पता है radio@aajtak.com। और अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, कोई सलाह, सुझाव या शिकायत हो, या कोई डॉक्टर साहब से प्रश्न हो, तो भी आप लिख सकते हैं radio@aajtak.com पर। साथ ही हेलो डॉक्टर को आप हबहॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं।
मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। अब मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको। तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज़ एनालिसिस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है दिन भर। सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर।